अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। आज हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन किडनी की बेसिक यूनिट को नेफ्रॉन्स कहा जाता है, जिसके अंदर ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन की फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें तो नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आता है रीनल कॉर्पसल। दूसरा हमारे पास आते हैं रीनल टिब्यूल। अब रीनल कॉर्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल्स आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और उसको जो कवर किया हुआ यहाँ पे जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ब्लैक से शो किया हुआ है, उसको हम कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल्स। अब यहाँ पे जो हो गया इन दोनों को हम कंबाइनली रीनल कॉर्पसल कहेंगे। और बाकी जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो बचा यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उन तीनों को कंबाइनली हम कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल। अब ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा और यूरिन की फॉर्मेशन होगा। तो किस तरह होगा ये पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज है नेटवर्क की फॉर्म में, जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा था। अब इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक आर्ट्रियोल्स ब्लड को लेके आता है। ब्लड को लेके आने वाले जो आर्ट्रियोल्स है उसको हम कहेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड को लेके आता है, और जो ग्लोमेरुलस है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है उससे अवे एक आर्ट्रियोल्स ब्लड को लेके जाता है, उसको हमने कहा इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। अब जब ये एफेरेंट आर्ट्रियोल्स कहाँ से बनता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल जो रीनल आर्टरीज जब डिवाइड किडनी के अंदर इंटर होता है तो वो डिवाइड होके हमारे पास रीनल आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए किडनी की स्ट्रक्चर, ये हमारे पास रीनल आर्टरी इंटर हो और ये रीनल वेन है। हमारे पास ये रीनल आर्टरी है जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे दिखाया हुआ, और रीनल वेन यहाँ पे जो है वो इसको हमने यहाँ पे दिखाया है। अब इधर से आर्ट्रियोल्स निकला, आर्ट्रियोल्स यहाँ पे डिवाइड होकर हमारे पास कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ से एफेरेंट आर्ट्रियोल से जब ब्लड यहाँ से मूव करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ जो आर्ट्रियोल्स है उसकी डायमीटर बड़ा है एज कंपेयर टू कैपिलरीज। यहाँ पे ग्लोमेरुलस की निस्बत इसकी जो डायमीटर बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ से जब ब्लड इसके अंदर इंटर होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है ना, वो इसकी जो डायमीटर है वो बहुत नैरो है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होगा जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसके अंदर जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लड कैपिलरीज के अंदर यहाँ से कुछ चीजें फिल्टर होके इस ब्लड कैपिलरीज की जो वाल है उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स है, उस वहां से फिल्टर होके कुछ चीजें चलाते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल के अंदर जितने भी चीजें यहां से फिल्टर होके आते हैं उन सब को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि यहाँ पे हमने डॉट 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 से शो किया हुआ है। अब यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है वहां से ब्लड को अवे ले जाने वाले को हमने एफेरेंट आर्ट्रियोल्स का, ठीक है। अब उसको हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको भी। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी जो चीजें यहाँ पे फिल्टर होके आए हैं उसको हमने नाम दिया GF मीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, यूरिक एसिड भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं। अब यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के अंदर आने के बाद यहाँ से मूव करके हमारे पास इस रीजन में आएंगे, ठीक है।
इस रीजन को हमने नाम दिया है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल। अब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है ना, यहाँ पे हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है ना, अब उसको हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें रीअब्जॉर्प्शन होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल के अंदर। अब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज शो किया हुआ है, ठीक है, ग्रीन से जो शो किया हुआ ग्लूकोज है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड और वाटर H2O भी है यहाँ पे, हमारे पास H2O। यहाँ पे ग्लूकोज और अमीनो एसिड तकरीबन 100% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल के अंदर, और वाटर थोड़ा बहुत यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो फिल्ट्रेट हमारे पास जो बचा, ठीक है, वो आगे की तरफ मूव करेंगे और एक यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। उसको हमने नाम दिया हुआ है लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे हमने कहा इसको लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले के अंदर दो लिम्स मौजूद होते हैं, एक है हमारे पास डिसेंडिंग लिम, दूसरा हमारे पास असेंडिंग लिम। अब जब यहां से जो फिल्ट्रेट आएंगे, यहां से मूव करके जब यहां पे आएंगे डिसेंडिंग लिम के अंदर, तो यहां से क्या होगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, यहां से वाटर को भी रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, और वो भी इंटरस्टिशियम के अंदर चला जाएगा। इंटरस्टिशियम जो टिश्यूज होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होते हैं उसको इंटरस्टिशियम कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया और वो भी इंटरस्टिशियम के अंदर आ गया, ठीक है, चला है। अब यहां से हमारे पास जो फिल्ट्रेट बच गया वो आगे की तरफ मूव करेंगे। अब ये असेंडिंग लिम के अंदर आएंगे, असेंडिंग लिम। अब असेंडिंग लिम के अंदर क्या होगा, Na+OCl- को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये यहाँ से मूव करके इंटरस्टिशियम के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बचा ना हमारे पास, उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम वो और वाटर बढ़ गया, क्योंकि Na+और Cl यहाँ से क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से बाहर निकल गया है, ठीक है। यहाँ असेंडिंग लिम्स है। अब यहां से जो हमारे पास बाकी जो फिल्ट्रेट बचा वो आगे की तरफ मूव करेंगे, मूव करके यहाँ पे किस में आएंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल। इस रीजन को, इस पूरे रीजन को हमने नाम दिया डिस्टल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल। अब ये जो जितने भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहे हैं ना, वो सिलेक्टिवली हो रहे हैं। जो बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए जिस चीज की जरूरत है उसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए हमने उसको कहा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बचा ना हमारे पास, वो आगे की तरफ मूव करके आए डिस्टल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल के अंदर। तो क्या होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल के यहाँ पे वॉल्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे रेड से शो किया हुआ है, ये एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। वो क्या करेंगे, सेक्रेट करेंगे किस चीज को, अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस को इन फिल्ट्रेट के अंदर, इस फिल्ट्रेट के अंदर जो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए हैं ना, जिसके अंदर यूरिक एसिड भी हो सकते हैं, वाटर भी है, वो उसके अंदर क्या करेंगे, अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस को सेक्रेट करेंगे। अब डिस्टल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर जो सिक्रीशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है उसकी पीएच मेंटेन हो जाएंगे, ठीक। अब ये फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करके हमारे पास यहाँ पे एक डक के अंदर आएंगे। उस डक का नाम हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक। अब यहाँ पे जो सेक्रीशन हुआ है ना, यहाँ पे जो सेक्रीशन डिस्टल कन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल्स की वॉल पे मौजूद एपिथेलियल सेल्स ने कुछ सेक्रीशन यहाँ पे ऐड किया, जो हमारे पास फिल्ट्रेट है। उस प्रोसेस को हमने कहा स्टेबुलर सेक्रीशन। अब उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो मूव करके यहाँ पे कलेक्टिंग डक के अंदर आता है। अब कलेक्टिंग डक के अंदर भी क्या होता है, वाटर को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को। अब
वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो हमारे पास जो चीज़ बचा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, उसको हम कहेंगे, अब पहले तो हम फिल्ट्रेट कह रहे थे ना, अब हम यहाँ पे उसको कहेंगे यूरिन। ठीक हो गया। अब वो यूरिन यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे जाएगा? हमारे पास किडनी के अंदर रिनल पेल्विस के अंदर जाएंगे। पेल्विस, अब रिनल पेल्विस से ये मूव करके कहाँ पे जाएंगे? यूरेटर्स के अंदर जाएंगे। यूरेटर से हमारे पास ये जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरिनरी ब्लैडर से ये जाएंगे कहाँ पे? यूरिथ्रा के थ्रू ये हमारे बॉडी से क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, निकल जाएंगे बॉडी से। अब यहाँ पे डॉट लाइन से यहाँ से शो किया है ना, यहाँ पे एक रेड लाइन से शो किया। अब इससे ऊपर वाला जो रीजन है वो रिनल कॉर्टेक्स के रीजन में मौजूद होता है, और यहाँ से नीचे वाला रीजन रिनल मेडुला के अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया। किडनी की दो पोर्शन है। अब यहाँ पे हमारे जो यूरिन की जो पीएच कितना होता है? यूरिन की पीएच 4.8 टू 7.5 होता है। अब यहाँ पे जो सेक्रीशन हुआ था, इसी जो यूरिन की पीएच को मेंटेन रखने के लिए यहाँ से कुछ सेक्रीशन हुआ था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा था जो एफेरेंट आर्टरियोल्स यहाँ पे जो बुक में शो किया हुआ है, बहुत सारे जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पे इस निफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह फैला हुआ है। अब यहाँ पे जो एफेरेंट आर्टरियोल्स हैं वो यहाँ से आके यहाँ पे इस रीजन में इस तरह ब्लड कैपिलरीज की शक्ल में यहाँ पे पूरे रीजन में फैला हुआ है, और जो इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के रीजन में है उसको हमने नाम दिया है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के रीजन में है उसे वासा रेक्टा कहा है। अब यहाँ ग्लोमेरुलस से जो ब्लड हमारे पास निकले थे ना, जहाँ से फिल्टर होके जो ब्लड निकले थे वो यहाँ से मूव करके यहाँ इस पूरे रीजन में जितने भी जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ से मूव करके आएंगे। आने के बाद हमारे पास जो कैपिलरीज है वो वेन से कनेक्ट होंगे। अब वेन के थ्रू वो ब्लड निकल जाएंगे, निकल के वो इन्फेरियर वेना केवा के थ्रू वो हार्ट के अंदर इंटर होगा। सो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।